तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज की क्लास में। हम लोग ने पढ़ा था अभी प्रिंसिपल्स के बारे में, थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे वो किसने दिए थे? हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल कौन थे? एक इंजीनियर थे। ठीक, उन्होंने जब अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी तब उनको जॉब मिली और एक ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने जॉब की। उस समय वो मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए, एमडी बनाए गए, जिस समय वो ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो बिल्कुल इंसॉल्वेंट होने की पोजीशन पे थी। लेकिन उन्होंने उसको एज अ चैलेंज लिया और उस समय उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया उस समय उन्होंने नए नए प्रिंसिपल्स बनाए, जिसकी वजह से उन्होंने वो 14 प्रिंसिपल बनाए, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुली रन हुई। और जिसमें वो रिटायर हुए उस ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक लीडिंग स्टील इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती थी। तो हेनरी फ्योल को हम फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट भी कहते हैं। ठीक, अब इन्होंने 14 प्रिंसिपल बनाए। जो 14 प्रिंसिपल जो इन्होंने उस समय एक्सपीरियंस किया उसके बेसिस पे 14 प्रिंसिपल डिराइव किए, जो आज हम लोग पढ़ते हैं और उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाते भी हैं। तो पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। इन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क में क्या कहा? इन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क में कहा कि कोई भी काम हो उस काम को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए और हर एक काम जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो हर एक पार्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन को देना चाहिए जिससे कि वो उस काम को कर सके। अगर पूरा काम हम एक ही के ऊपर डालेंगे तो वो एक ही के ऊपर पूरा हार्ड वर्क हो गया और वो जरूरी नहीं है कि वो उस काम को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाए। इसलिए काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए जिससे कि काम इजीली भी हो जाए और टाइमली भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए? पॉजिटिव क्या हुए? अब हर जना जब वो छोटा छोटा काम करेगा, जो छोटे छोटे काम हम डिवाइड करेंगे वो उसकी स्पेशलाइजेशन, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उस काम में स्पेशलाइज हो जाएगा। दूसरा, उसका जो एफिशिएंसी लेवल है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम ये प्रिंसिपल लगाते हैं तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। अगर हम नहीं लगाते तो क्या कंसिक्वेंसेस हैं? एफिशिएंट नहीं होगा, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं आएगी। सेकेंड प्रिंसिपल पे आते हैं अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या होती है? पावर टू टेक डिसीजन। और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? उस काम को करना, टाइमली परफॉर्म करना उस काम को, दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें चाहिए कि किसी भी पर्सन पे रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों क्या होनी चाहिए? पैरिटी होनी चाहिए। पैरिटी मीन इक्वलिटी होनी चाहिए। इक्वलिटी क्यों? अगर किसी को ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें किसी के द्वारा मिलती है और रेस्पॉन्सिबल हम लोग खुद से होते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं से मिलती नहीं है, रेस्पॉन्सिबल आप खुद से होते हो। अगर आपको अथॉरिटी ज्यादा दे दी जाए और आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो तो अथॉरिटी क्या होगी? मिसयूज होगी। अगर आप रेस्पॉन्सिबल बहुत ज्यादा हो और आपको अथॉरिटी बहुत कम दे दी जाए तो भी क्या होगा? आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बेकार जाएगी, क्योंकि आप रेस्पॉन्सिबल तो हो लेकिन आपका पावर टू टेक डिसीजन नहीं है, इसलिए वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फायदा नहीं दे रही है। इसलिए दोनों में क्या होना चाहिए? पैरिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह रन कर सकती है। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं? जो अथॉरिटी होगी उसका मिसयूज नहीं होगा क्योंकि अब इक्वलिटी है दोनों में, और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको दी गई है वो आप टाइमली कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन अगर ये चीज आप फॉलो नहीं करते हो तो ड्रॉबैक्स क्या है? कंसिक्वेंस क्या है? काम में डिले हो जाएगा, अथॉरिटी का मिसयूज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या कहता है? डिसिप्लिन कहता है कि जो भी हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो रहा है, ठीक, जो भी हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हमने बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा है, यानी प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर में काम नहीं हो रहा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन नहीं कर सकती है। तो उन्होंने इसी चीज को कहा कि डिसिप्लिन मैनर में किसी काम को करना चाहिए। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा? काम प्रॉपर तरीके से होगा, सिस्टमेटिक वर्किंग, और जब डिसिप्लिन मैनर में हम कराएंगे तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर ये चीज हम नहीं करते तो क्या होगा? डिसऑर्डर। काम हो सकता है कोई ऑर्डर फॉलो ही नहीं कर रहा हो, कोई कभी काम कर रहा है, कोई सा काम कर रहा है, चाहे उसका मतलब होता है कंफ्यूजन क्रिएट होगा, भाई ये वाला काम पहले होना था या बाद में होना था, ये बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा, जब बार बार आप एक ही काम को रिपीट करोगे तो रिसोर्सेज क्या होंगी? वेस्ट होंगी। तो ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल था। फोर्थ प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि एक टाइम पे अगर एक इंडिविजुअल को, एक हमारे एम्प्लॉय को अगर एक टाइम पे एक ही बॉस से ऑर्डर मिलेगा तो उस काम को ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएगा, बजाय अलग अलग बॉस से अगर इकट्ठे एक ही जने को अगर ऑर्डर मिले तो वो सारे काम को परफॉर्म नहीं कर पाता। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, आप लोग अपना ही एग्जांपल ले लीजिए। आपको स्कूल में 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और 5 टीचर्स होते हैं, पांचों टीचर अपना अपना होमवर्क देते हैं।
स्टूडेंट आप ही होते हो, तो आपको जब 5 जगह पे होमवर्क मिलेगा तो आपके ऊपर 5 का बर्डन होता है। अब आप जिसका काम कर दोगे उसके लिए तो अच्छे हो गए, और जिसका काम आपने नहीं किया उसके लिए आप बुरे हो गए। तो क्या है, अगर आपको एक टाइम पे एक ही बॉस से ऑर्डर मिले तो आप उसको अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन ये चीज आप लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आप लोग एक एजुकेशन फील्ड से इन्वॉल्व हो, और उस एजुकेशन फील्ड में आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हो। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक बॉस है तो एक बॉस एक टाइम पे ऑर्डर देगा, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक टाइम पे एक बॉस से ही ऑर्डर मिलना चाहिए। उसका बेनिफिट क्या है? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक टाइम पे एक बॉस से ऑर्डर मिला, उसने वो काम कर दिया, दूसरे टाइम पे दूसरे बॉस से ऑर्डर मिल रहा है, तो आराम से उसको काम कर सकता है। और कोई ईगो क्लैशेस नहीं होगी कि बॉस ने कहा भाई मेरा, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला बॉस है उसने कहा भाई मेरा काम तो तूने नहीं किया, तूने जो आपका प्रोडक्शन मैनेजर वाले का काम है वो आपने कर दिया, तो ईगो क्लैशेस नहीं होंगे। अगर आप नहीं करते हो तो कंफ्यूजन भी होगा और ईगो क्लैशेस भी होंगे। कंफ्यूजन क्या होगा? किसका काम करूं, किसका नहीं करूं। ठीक, लास्ट है आज का डिस्कशन जो है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि एक जो प्लान है, ठीक, उसी को लेके सारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको अपने एफर्ट उसी प्लान में डालने चाहिए, तभी वो प्लान हमारा अचीव हो पाएगा। यानी सब अगर अपने इंडिविजुअल प्लान बना के चलेंगे तो हमारा जो मेन प्लान है, यानी मेन गोल है, ऑर्गेनाइजेशन गोल, वो अचीव नहीं हो सकता। इसलिए सब लोगों को चाहिए कि सब मिलके एक ही प्लान पे वर्कआउट करें। जब हम सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, यानी सब लोगों के एफर्ट्स को मिला के हमें एक ही गोल, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है, उसी को लेके चलना है। और अगर हर एक जना अपना इंडिविजुअल गोल लेके चलेगा तो ऑर्गेनाइजेशन गोल हमारा अचीव नहीं हो पाएगा। इसके बेनिफिट क्या है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल टाइमली अचीव हो जाएगा। दूसरा क्या है, जो एम्प्लॉयज के एफर्ट्स हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में लगेंगे। यूनिफाइड मीन्स एक ही डायरेक्शन में लगेंगे। अगर अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो पाएगा। और इससे कंफ्यूजन क्या है? कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो सब जने अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, तो क्या एक दूसरे कोऑर्डिनेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या, और इससे क्या होगा, जो भी एफर्ट वो लगा रहे हैं वो क्या होंगे? वेस्ट होंगे। तो आज हमने कितने प्रिंसिपल पढ़े? 5। दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे के प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।